दोस्तों, भोपाल डिजास्टर, जिसे बहुत से लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा जाता है, यानी दुनिया का सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस, 3 दिसंबर 1984 एक ऐसा दिन है जिसे भोपाल तो भोपाल बट पूरे इंडिया के लोग कभी भी नहीं भुला सकते। भोपाल गैस लीक जो कि हजारों लोगों की जान ले गया और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर गया। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में शुरुआत से लेके आखिर तक कि आखिर ये गैस लीक क्यों, कब और कैसे हुआ। दोस्तों, भोपाल के जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ उसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसे UICL के नाम से भी जाना जाता था। और आज इस कंपनी को बहुत से लोग एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। गाइस, मेनली ये कंपनी का काम केमिकल्स प्रोड्यूस करना है और इसकी फैक्ट्रीज दुनिया भर में फैली हुई है। ये कंपनी इंडिया में भी काफी मानी जाती थी। इनफैक्ट उस वक्त पे इस कंपनी का 49.1% स्टेक इंडियन इन्वेस्टर्स का था। दोस्तों, सन 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में अपनी फैक्ट्री डाली ताकि ये यहाँ पे एक इंसेक्टिसाइड जिसका नाम था सेवन उसको बना सके। बट दोस्तों, असली परेशानी तो यहीं से चालू होती है, क्योंकि इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत पड़ती थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर आप इसे MIC भी कह सकते हैं। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक केमिकल है और इस केमिकल को बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया लाया जाता था सेवन की प्रोडक्शन के लिए। अब दोस्तों, इसी के चलते 1979 तक इसका प्रोडक्शन चलता रहा। बट 1979 में एक्सपेंसेस और प्रॉफिट मैनेज करने के लिए कंपनी ने इसी फैक्ट्री में एक MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया ताकि इंपोर्ट करने की जगह यहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपेंसेस बचाए जा सके। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कई केमिकल्स का यूज किया जाता था, जैसे कि मिथाइलएमाइन और फॉस्जीन और कुछ दूसरे केमिकल्स। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फॉस्जीन वही केमिकल है जिसकी मदद से हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में जानलेवा गैस रिलीज की थी। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि MIC का प्रोडक्शन कितना खतरनाक और जानलेवा था। उसके बाद भी ये 20 शहर में जारी था। अब गाइस, सन 1980 में पेस्टिसाइड की डिमांड मार्केट में गिरने लगती है। साथ ही साथ मार्केट में और भी दूसरे कई पेस्टिसाइड्स आ गए जो कि सस्ते और काफी अच्छे थे, और इसी के साथ कंपनी लॉस में जाने लगती है। इसके बाद भी कंपनी ने MIC का प्रोडक्शन जारी रखा। गाइस, इसी के साथ 1981 में कंपनी में एक वर्कर की मौत हो गई इसी गैस के एक्सपोजर में आने की वजह से। इसके बावजूद भी इस चीज पे कुछ ध्यान नहीं दिया गया और प्लांट ऐसे ही चलता रहा। साथ ही साथ इन्हीं सब के बीच में कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में जाती जा रही थी। तो पैसे बचाने के लिए कंपनी को कहीं जगह कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। अब इस सब के लिए कंपनी ने अपनी वर्कफोर्स कम कर दी। जो भी वर्कर्स कंपनी हायर करती थी वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे। कंपनी में सेफ्टी प्रिकॉशंस को टोटली इग्नोर किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इक्विपमेंट खराब होता तो उसे रिप्लेस करने की जगह रिपेयर किया जाने लगा। कंपनी में गैस लीक्स कंटिन्यूस बढ़ने लगे बट उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। और भोपाल में ज्यादातर किसी को पता नहीं था कि इतनी डेंजरस चीज का काम चल रहा है, और जिन्हें पता था उनकी सुनी नहीं गई, उन्हें नजरअंदाज किया गया। दोस्तों, इन्हीं लोगों में एक शख्स थे जिनका नाम था राजकुमार केशवानी। गाइस, ये एक जर्नलिस्ट थे और इन्हें इसके बारे में अपने एक दोस्त से पता चला था। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1981 में कंपनी में एक वर्कर की डेथ हुई थी। इनका नाम था मोहम्मद अशरफ। इन्होंने अपनी मौत होने से पहले अपने दोस्त राजकुमार केशवानी को बताया था कि कंपनी में ऐसी चीजें हो रही हैं। अब जब उनकी बात ध्यान रखते हुए इन्होंने रिसर्च की तो ज्यादा कुछ तो इन्हें भी समझ नहीं आया, बट इन्हें इतना पता चला कि MIC के प्रोडक्शन में एक गैस यूज होती है जिसका नाम है फॉस्जीन। इसका नाम सुनते के साथ राजकुमार केशवानी जी ने अपना दिमाग चलाया और तभी उनके दिमाग में आया कि ये तो वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने किया था। ये सब जानने के बाद राजकुमार केशवानी ने एक रिपोर्ट लिखी। दोस्तों, इस रिपोर्ट की हेडलाइन थी, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि यहाँ डिजास्टर हो सकता है, यह शहर के बीचों बीच है और यहाँ डेंजरस केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। इन्होंने साथ ही साथ एक और दूसरी रिपोर्ट भी तैयार की जिसको नाम दिया, ना समझोगे
तो मिट जाओगे। प्लस दोस्तों इन्होंने ये सब चीफ मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट को तक लिखा, बट किसी ने भी इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, सभी ने इन्हें इग्नोर किया। अब दोस्तों इसके आगे बात यह आती है कि MIC का प्रोडक्शन तो चल ही रहा था और इसे स्टोर किया जा रहा था 3 बड़े बड़े टैंक्स में, E610, E611 और E619, जो कि अंडरग्राउंड थे। बट दोस्तों सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इनमें से 2 टैंक्स को भरा जाना चाहिए था और तीसरे टैंक को इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाना चाहिए था। साथ ही साथ गाइस टैंक्स को 50 से 60% से ज्यादा नहीं भरा जाना चाहिए था, बट यहाँ पे भी दोनों टैंक्स को करीबन 80% तक भरा गया और तीसरे टैंक को भी खाली रखने की जगह उसमें भी MIC स्टोर की गई। अब गाइस यही मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि MIC और वाटर की रिएक्शन एक बहुत ही डेंजरस रिएक्शन है और MIC अगर वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो दोस्तों वो एक बहुत ही पॉइजनस और जहरीली गैस बनाता है और इसी चीज से बचाने के लिए हर टैंक में नाइट्रोजन डाली जाती थी ताकि प्रेशर को बनाए रख सके और इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर से बचाए। बट गाइस ज्यादा मात्रा में MIC की वजह से इन टैंक्स में सही तरीके से नाइट्रोजन गैस भी नहीं डाली जा सकी, इसलिए अक्टूबर 1984 में इसके प्रोडक्शन को रोक के कंपनी को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया। अब दोस्तों 2 दिसंबर की रात भोपाल के लोगों के लिए एक नॉर्मल रात थी। ठंडी का माहौल था, सब लोग चैन सुकून से अपने घरों में थे। रोज की तरह कंपनी में वर्कर्स आए, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इस रात उन्होंने MIC टैंक्स में लगी पाइप्स को धोना शुरू किया ताकि उसे साफ कर सके। उन्होंने पाइप में पानी डालना चालू किया, बट नोटिस किया कि दूसरे साइड से पानी तो बाहर आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने पाइप्स के फिल्टर्स को साफ करना शुरू किया कि शायद हो सकता है फिल्टर्स में कुछ चीज फंसा होने की वजह से पानी बाहर नहीं आ रहा, बट उसके बावजूद भी पानी बाहर नहीं आ रहा था। अब ये देख के उन्होंने अपने हेड को बताया कि पानी बाहर नहीं आ रहा है, तो हेड ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी को चलने दो, जो अगली शिफ्ट के वर्कर्स आएंगे वो पानी को बंद कर देंगे। अब इस भूल की वजह से दोस्तों पानी टैंक नंबर E610 में जाने लगा, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में MIC भरा हुआ था। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि MIC और पानी का भयानक रिएक्शन होता है और उस रात यही रिएक्शन टैंक E610 में होना स्टार्ट हो गई। गैसेस रिलीज होने लगी, बट जो वर्कर्स थे उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी। अब कुछ देर बाद नेक्स्ट शिफ्ट के वर्कर्स आए, बट आते के साथ उनकी आंखें जलने लगी, उन्हें खांसी आने लगी। उन्होंने टैंक्स के प्रेशर चेक किए, बट उसमें कुछ खास चेंज नहीं था, तो उन्हें लगा कि कोई घबराने की बात नहीं है। बट उनकी आंखें कंटिन्यूस जल रही थी, उन्हें कंटिन्यूस खांसी आ रही थी। उन्हें लगा कि कहीं से गैस लीक कर रही है, इसे चेक करना चाहिए। थोड़ी देर में इन्हें एक जगह से वाटर लीक होते दिखाई दिया, बट ऐसा कहा जाता है कि अगले 1 घंटे में क्या हुआ किसी को नहीं पता। बस ये माना जाता है कि वर्कर्स ने लीक को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। और दोस्तों इसी तरह से टैंक में प्रेशर बढ़ता चला गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टैंक अंडरग्राउंड थे। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से जमीन फटने लगी। वहां के वर्कर्स कंट्रोल रूम में गए अलार्म बजाने के लिए, बट दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि अलार्म भी खराब था और इन सब चीजों के बाद जो पानी स्टार्ट किया गया था पाइप को धोने के लिए वो बंद किया गया। बट तब तक दोस्तों अनहोनी तो हो ही चुकी थी। जो गैस थी वो पाइप्स के थ्रू ऊपर आसमान में फेंकाने लगती है। लोग काफी कोशिश करते हैं इसे रोकने की, मगर ये लोग इस चीज में असफल रहते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी होती है। ये गैस पूरे भोपाल में फैलना शुरू हो गई थी। भोपाल की सड़कों पे आतंक मचा हुआ था, लोग खांस रहे थे, बहुत से लोग नींद में ही मारे गए। बहुत से लोग इस गैस से जूझते हुए, खांसते हुए मारे जाते हैं। लोगों को हॉस्पिटल्स भी ले जाया जाता है, मगर डॉक्टर्स को इसका इलाज मालूम ही नहीं था। डॉक्टर्स ऑक्सीजन की कमी सोच के ऑक्सीजन देते हैं, बट ऑक्सीजन इस गैस को और ज्यादा पॉइजनस बनाता है, जिसकी वजह से और लोग मारे जाते हैं। अगली सुबह भोपाल के लिए बहुत ही डरावनी थी। हजारों की तादाद में लोग और जानवर रोडों पे मरे पाए जाते हैं। तालाबों में लाशें तैरती रहती हैं, हर जगह लाशों की लाइन लगी रहती है और इसी तरह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन जाता है। गाइस इंडिया की गवर्नमेंट बाद में इस कंपनी पे केस भी करती है, जिनमें से बहुत से केसेस आज भी चल रहे हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के उस वक्त के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन पे भी केस किया जाता है। सन 2019 में इस चीज के लिए $470 मिलियन की भरपाई भी की जाती है, मगर वो भोपाल के लोगों की और इस हादसे में आए लोगों की जान तो सही नहीं कर सकते। दोस्तों गवर्नमेंट के हिसाब से इस हादसे में गई जानों का आंकड़ा 3,500 के आसपास बताया जाता है, बट लोगों की माने तो वो 16,000 के आसपास बताते हैं। और लाखों लोग जो इस गैस की चपेट में आए वो आज तक जूझ रहे हैं
उनकी फ्यूचर की जनरेशंस अब खराब हो चुकी है। इस गैस का असर उनकी फ्यूचर जनरेशंस में भी देखा जाता है। और गाइज इसी तरह से 3 दिसंबर 1984 को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गाइज आपका इस चीज पे क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी? क्या आप ऐसे ही और टॉपिक्स चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।